बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बफर्स पार्ट वन। बफर्स के इस पार्ट वन में हम ये वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ए बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन और व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। इस वीडियो के पार्ट टू में हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हाउ द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एनी बफर सॉल्यूशन इज मेड, Henderson-Hasselbalch equation, buffer capacity, and then some numerical examples. Dear students, आप इससे पहले pH के बारे में पढ़ चुके हैं। pH is the measure of acidic strength of any solution। किस हद तक कोई solution जो है वो acidic है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें यह है कि pH is equal to minus log of hydrogen ion concentration। तो बेशुमार ऐसे प्रोसेस हैं जिनको किसी ख़ास pH पे करना होता है, जिसमें इंडस्ट्री के बेशुमार प्रोसेस हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो काम हो रहे होते हैं वो भी किसी ख़ास pH पे हो रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई रिएक्शन करना है या टेक्सटाइल का कोई प्रोसेस करना है तो उनके लिए भी pH को किसी ख़ास वैल्यू पर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी किसी प्रोसेस में pH को किसी ख़ास लेवल पर रखना मकसूद हो तो उसके लिए फिर हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी pH को मेंटेन रखते हैं। उसमें कुछ आप एसिड चंद थोड़ा सा डाल दें या उसमें बेस थोड़ा सा डाल दें या उसमें पानी डाल दें तो वो अपनी pH को चेंज नहीं होने देते। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ ये लिखा है आप देखें कि इट इज़ ऑफन नेसेसरी to maintain a certain pH of a solution in laboratory and industrial processes. This is achieved with the help of buffer solutions, या उनको बफर सिस्टम भी कह सकते हैं या सिंपली हम उनको बफर्स कह लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि ए बफर सॉल्यूशन इज सच ए सॉल्यूशन व्हिच मेंटेन्स इट्स pH fairly constant even upon the addition of small amounts of acid or base। यानी हम उस सॉल्यूशन में थोड़ी सी एसिड उसमें डाल जाए या उसमें बेस उसमें डाल दिया जाए तो तब भी अपनी उनकी जो pH है वो चेंज नहीं होती। तो a buffer solution resists या buffers a change in its pH when acid or bases are added or when dilution occurs। हाँ, उसमें पानी डाल के उसको dilute कर दें या एसिड उसमें किसी तरह से उसमें डाल दिया जाए या बेस डाल दिया जाए तो उनकी pH में कोई चेंज नहीं आती। तो ये बफर सॉल्यूशन जो हैं ये दो तरह के हैं। अगर एसिडिक साइड पे pH को मेंटेन रखना है तो हम उसको एसिड बफर्स कहते हैं। दीज आर मेड बाय combination of a weak acid and its salt। इस तरह ये एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है और सोडियम एसिटेट उसका साल्ट है। यानी अगर आपने किसी भी एसिडिक pH वाला बफर बनाना है तो हम उसके लिए ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं कि हम कोई वीक एसिड लेते हैं और उसका साल्ट लेकर उसको मुनासिब मिकदार में मिक्स करते हैं। अब कौन सी pH का कौन सा बफर कितनी कितनी मिकदार लेनी है इसको हम आगे पढ़ेंगे चल के। अगर आपने 4 pH का बफर बनाना है तो उसमें कौन सा आप एसिड लेंगे और कौन सा उसका साल्ट लेंगे और उनकी मिकदार कितनी कितनी लेंगे कि वो बफर जो है वो 4 pH का बन जाए। इसी तरह अगर आपने 4.5 pH का बफर बनाना है या कोई भी किसी भी pH का आपने बफर बनाना है तो उसके लिए इनकी ख़ास अमाउंट्स कितनी कितनी लेनी है, ये अलग इसकी कैलकुलेशन है। इसी तरह अगर बेसिक pH का कोई बफर बनाना है तो उसके लिए हम ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं कि इट इज़ मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ए वीक बेस एंड इट्स साल्ट। कोई वीक बेस लेंगे और उसका साल्ट लेंगे, उनकी मुनासिब मिकदार को मिक्स करके किसी ख़ास बेसिक pH का बफर बना लिया जाता है। और ये एक मिसाल यहाँ दी गई है कि जिस तरह ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड उसका साल्ट है।
इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बेसिक पीएच वाला बफर तैयार होगा। जिस तरह अभी हमने ये पढ़ा कि बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देते, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बफर एक्शन कहते हैं। यानी बफर एक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन to resist any change in its pH value even when small amount of acid or base is added to it is called as buffer action। यानी बफर एक्शन ये है कि एसिड की अमाउंट को उसमें डाल दी जाए या बेस की अमाउंट उसमें सॉल्यूशन में डाल दी जाए, तो जो उसकी ये प्रॉपर्टी है पीएच को रेजिस्ट करने की, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बफर एक्शन। For example, consider a common buffer solution made by mixing a solution of acetic acid and sodium acetate। तो ये जो solution हम mix करेंगे तो ये solution में आने के बाद ये दोनों केमिकल इस तरीके से आयोनाइज होंगे। जो एसिटिक एसिड है ये आयोनाइज होकर एसीटेट आयन में और प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और सोडियम एसीटेट जो है इसे सोडियम आयन और एसीटेट आयन बनेगा। ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये अपने आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ ये इक्वेशंस देखें कि ये वीक एसिड जो है ये अपने आयन्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये डबल एरो लगाया गया है। डबल एरो हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द अनआयोनाइज्ड एसिड एंड इट्स आयन्स। तो ये एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, इसलिए ये कम आयोनाइज होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जिस तरह HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वहाँ पे हम डबल एरो लगाने की बजाय वहाँ सिंगल एरो लगाते हैं। तो ये वीक एसिड है और ये अपने आयंस में कन्वर्ट होगा सोल्यूशन की फॉर्म में। और ये सोडियम एसिटेट जो है ये एक साल्ट है ये, और जो साल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कम्प्लीटली कन्वर्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने ये डबल एरो लगाने की बजाय सिंगल एरो लगाया है। यानी जितना आप साल्ट डालेंगे पानी में वो सारा ही सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में हल हो जाता है। तो इसकी वजाहत यहाँ की गई है कि सिंस द साल्ट इज completely ionized it provides the common ions जो कि एसीटेट हैं in excess। यानी एसीटेट आयन दोनों जगहों से आ रहे हैं, एसिटिक एसिड से भी आ रहे हैं और सोडियम एसीटेट से भी आ रहे हैं। तो ये एसीटेट आयन जो है इनकी सॉल्यूशन में एक्सेस हो जाएगी और ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट ये होता है कि किसी इक्विलिब्रियम में अगर जिस साइड पे आयन कॉमन हो जाए तो वो चूंकि इजाफी हो जाते हैं, तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम उससे रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम ली चैटलिस प्रिंसिपल भी कहते हैं। ली चैटलिस प्रिंसिपल यही होता है कि जो इक्विलिब्रियम है उसके जिस साइड पर आप मिकदार बढ़ा देंगे इक्विलिब्रियम उससे रिवर्स सीमत में जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है इसमें हम एसीटेट आयन जो हैं ये हमने बढ़ा दिए हैं इस तरीके से कि हमने साल्ट डाला है उस सॉल्यूशन में, तो साल्ट ने एसीटेट आयन दिए, तो ये इक्विलिब्रियम जो है ये अब डिस्टर्ब होगा। ये जितना एसिटिक एसिड आयोनाइज होना था उतना वो आयोनाइज नहीं होगा और उससे कम आयोनाइज होगा, क्योंकि ये जो एसिटेट आयन है ये इसको इक्विलिब्रियम को रिवर्स सीमत में ले जाएंगे और अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड ज़्यादा बनेगा सॉल्यूशन के अंदर। द कॉमन आयन इफेक्ट सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इस कॉमन आयनों की वजह से एसिटिक एसिड की जो आयोनाइजेशन है वो कम हो जाएगी। दिस रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जिससे क्या होगा कि जब ये आयोनाइज कम होगा तो H पॉजिटिव आयन भी कम बनेंगे और इसकी वजह से जो pH है वो भी इफेक्ट होगी इससे। This reduces the concentration of H positive ions, which means that pH of the solution is raised। जब H positive ion कम होंगे तो pH ऐसे solution की ज़्यादा हो जाती है। pH उस solution की कम होती है जिसमें H positive आयनों की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जब H positive आयनों की मिकदार solution में कम बनेगी तो ये solution जो है ये हायर साइड पे, यानी pH जो है ये हायर साइड पे चली जाएगी। और इसकी मेजरमेंट भी यहाँ लिखी हुई है कि अगर आप 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लें, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लें तो उसकी पीएच जो है वो 2.87 आमतौर पे होती है। लेकिन बट ए सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर
सोडियम एसीटेट, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, सोडियम एसीटेट 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट को और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड को, तो फिर ये देखा गया है कि उसकी ऐसे सोल्यूशन की जो पीएच है वो 4.74 होती है बजाय 2.87 के। अब ये देखें कितनी ये पीएच जो है ये रेज कर गई है, और इसके बढ़ने की जो वजह है वो यही है कि H पॉजिटिव आयन जो है ये कम बनते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू दीज कॉमन आयंस ऑफ एसीटेट। Thus 4.74 is the pH of the buffer। यानी ये एक जो हमने ये सोल्यूशन बनाया 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट को मिक्स करके, यही बफर सोल्यूशन है। ये एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, और ये उसका साल्ट है। अगर हम इस सोल्यूशन को बनाते हैं तो इस सोल्यूशन की पीएच जो है वो 4.74 होगी। Thus 4.74 is the pH of the buffer। On addition of 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इस बफर में अगर हम 0.01 मोल NaOH डाल दें तो पीएच की जो चेंज है वो थोड़ी सी पीएच चेंज में बहुत थोड़ी सी तब्दीली आती है। ये देखें 4.74 टू 4.83, यानी 4.74 से वो 4.83 हो जाती है। लेकिन अगर यही NaOH जो है आप बफर सोल्यूशन में डालने की बजाय सिर्फ एसिटिक एसिड में डालते तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आनी थी, और ये बफर सोल्यूशन की वजह से ये चेंज बहुत मामूली सी आई है। वाइल ऑन द एडिशन ऑफ 0.01 मोल HCl, अगर हम इसमें HCl डालते हैं तो फिर भी ये पीएच जो है वो तकरीबन जो है वो कांस्टेंट रह जाती है, 4.74 से कम होके 4.66 हो जाती है, और ये थोड़ा सा नहीं मार्जिनल एक चेंज है थोड़ी सी। Obviously, the buffer solution maintains a fairly constant pH, and the changes in pH could be described as marginal। यानी ये थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली आई है यहाँ पर। तो बफर सोल्यूशन यही होते हैं कि ये अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं या बहुत मामूली सी पीएच में चेंज आने देते हैं। और अगर ये बफर ना होता बल्कि सिर्फ एसिटिक एसिड होता तो उसमें आप NaOH डालते तो बहुत ज़्यादा पीएच में चेंज आनी थी और पीएच बढ़ जानी थी, और अगर HCl हम डालते तो तब भी ये बहुत ज़्यादा पीएच जो है ये कम हो जानी थी। तो बफर सोल्यूशन होने की वजह से बहुत हल्की सी इसमें चेंज आई है, और ये हम इसको नेग्लिजिबल चेंज कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि बफर सोल्यूशन ने अपनी पीएच को मेंटेन रखा है। यहाँ पर अभी हम ये देखेंगे कि बफर एक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यानी किस तरीके से बफर सोल्यूशन अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देता। तो फर्ज करें हमारे पास एक बफर है जो हमने इक्विमोलर अमाउंट्स को मिक्स करके बनाया। एसिटिक एसिड के भी 0.1 मोल लिए गए और सोडियम एसिटेट के भी 0.1 मोल लिए गए, जिस तरह पीछे भी ये मिसाल दी गई थी। तो इनको मिक्स करने के बाद जो बफर सोल्यूशन बना उसकी पीएच जो है वो 4.74 है। तो इन दोनों केमिकल्स की यानी बफर सोल्यूशन में जो आयोनाइजेशन है वो इस तरीके से है जो पीछे भी आपने देखी है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसलिए ये H पॉजिटिव आयनों और एसिटेट आयनों में कन्वर्ट होता है, और इनके दरमियान इक्विलिब्रियम यहाँ पर मौजूद होता है, इसलिए हमने डबल एरो लगाया हुआ है। और सोडियम एसिटेट एक साल्ट है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज होकर अपने आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम इसमें फर्ज करें थोड़ा सा हम HCl डाल देते हैं इस बफर में, तो HCl डालने से हमने क्या किया है कि हमने H पॉजिटिव आयन की मिकदार बढ़ा दी इस सिस्टम के अंदर। जो ही H पॉजिटिव आयन्स की मिकदार सिस्टम में बढ़ेगी, ये क्यों बढ़ी, हमने बाहर से HCl इसमें डाला इसलिए ये मिकदार बढ़ी है। तो ये फॉरेन सोल्यूशन में जाकर एसीटेट आयनों के साथ मिलकर ये अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड के मालिक्यूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो इजाफी आपने HCl डाला गया और इजाफी आयन ये H पॉजिटिव के सोल्यूशन में बने, उन्होंने एसीटेट आयनों के साथ मिलकर अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड के मालिक्यूल बना दिए। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है जिन्होंने पीएच में चेंज लानी थी, वो अब इस सोल्यूशन में H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं रहे, बल्कि वो H पॉजिटिव से कन्वर्ट हो गए अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड के मालिक्यूलों में। तो इसी वजह से फिर ये जो बफर सिस्टम है इसमें पीएच में चेंज नहीं आती। So, upon the addition of HCl, the increase of H positive ions is counteracted by association with excess of acetate ions to form unionized acetic acid molecule। ये देखें, ये जो H positive ion है ये acetate ions के साथ मिल गए और unionized
एसिटिक एसिड के मालिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। Thus the added H positive ions are neutralized and the pH of the buffer solution remains virtually unchanged. तो इस तरीके से ये बफर अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देते। अब ये जो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बने हैं, इजाफी जो बने हैं, ये इजाफी इसलिए बने हैं कि आपने बाहर से इजाफी H पॉजिटिव आयन डाला, तो ये कुछ सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड के अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूलों की मिकदार में इजाफे की वजह बने। अब इनके इजाफे की वजह से ये जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं ये बढ़ गए हैं, और ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, और ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा राइट की तरफ कन्वर्ट होगा, यानी थोड़े से H पॉजिटिव आयनों में ये कन्वर्ट होगा, और इसी वजह से फिर उस सॉल्यूशन में हल्की सी पीएच की चेंज आएगी। पीछे अभी आपने जो मिसालें देखी थी उसमें ये पढ़ा था कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को मिलाने से 4.74 पीएच का बफर बनता है, और जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो ये 4.74 से पीएच चेंज होकर 4.66 में कन्वर्ट हो जाती है, तो हल्की सी पीएच में कमी आती है। तो ये जो पीएच में कमी आती है, यानी थोड़ा सा ये एसिडिटी बढ़ रही है, तो उसकी ये वजह होती है। जो मार्जिनल इंक्रीज होती है या नेग्लिजिबल ये चेंज है, तो इसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा जो एसिटिक एसिड बना, इसके अनआयोनाइज्ड जो मॉलिक्यूल बने, उसकी वजह से ये सिस्टम डिस्टर्ब हुआ टूवर्ड्स राइट, और थोड़ी सी H पॉजिटिव आयन की मिकदार मजीद जो बनी है, this is the reason for conversion of 4.74 pH to 4.66. Owing to the increased concentration of acetic acid, the equilibrium this one equilibrium shifts slightly to the right to increase H positive ions. This explains the marginal change of pH of the buffer solution on addition of HCl. यहाँ अभी आप ये देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई बेस डालते हैं तो फिर वो अपनी पीएच को चेंज होने से किस तरह रेजिस्ट करता है। तो अगर हम NaOH डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो कि एक बेस है, तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव आयन बनेंगे और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। ये जो OH नेगेटिव आयन है ये सॉल्यूशन में पहले से मौजूद H पॉजिटिव आयनों के साथ कंबाइन करेंगे और ये वाटर मॉलिक्यूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ डायग्राम में दिखाया गया कि जो एडिशनल OH सॉल्यूशन में आए, उन्होंने H पॉजिटिव आयनों के साथ कंबाइन किया और वाटर में कन्वर्ट हो गए, और इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाएगी, और ये कमी जो है ये जो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं उनकी डिसोसिएशन की वजह से पूरे हो जाएंगे, यानी जो ही H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में कम होंगे, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं ये आयोनाइज होकर H पॉजिटिव में और एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कमी पूरी हो जाएगी और पीएच में चेंज नहीं होगी। तो एज ए रिजल्ट द इक्विलिब्रियम नंबर 1 shifts to the right to produce more and more H positive ion till practically all the excess OH negative ions are neutralized. यानी ये जो इक्विलिब्रियम है ये टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होकर उतने H पॉजिटिव आयन बनाएगा जितने ये OH आयनों को न्यूट्रलाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। जितने OH आयन इसमें सॉल्यूशन में इजाफी आएंगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो ही H पॉजिटिव आयन कम होंगे सॉल्यूशन में, तो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आयोनाइज होकर उस कमी को पूरा कर देंगे और ये पीएच में फिर चेंज जो है वो नहीं आएगी। यहाँ बेसिक बफर सॉल्यूशन की एक मिसाल दी गई है। एक बफर सॉल्यूशन ऐसा बनाया गया जिसकी पीएच बेसिक साइड पर है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद इट्स साल्ट विच इज़ अमोनियम क्लोराइड। और इस बफर सॉल्यूशन के काम करने का तरीक़ेकार भी वही है जो एसिटिक बफर का था, कि इस बफर सॉल्यूशन में अगर हम बाहर से HCl की कुछ अमाउंट डालते हैं तो HCl जो है वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट होगा, और ये H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में पहुंचते ही फ़ौरन सॉल्यूशन में मौजूद OH नेगेटिव आयनों के साथ मिलकर वाटर के मॉलिक्यूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ही सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की मिकदार कम होगी
तो अनआयोनाइज्ड मालिक्यूल हैं जो NH4OH के, ये आयोनाइज होकर OH आयनों की मिकदार को पूरा कर देंगे। ये NH4OH चूँकि एक वीक बेस है, इसलिए इसके कुछ मालिक्यूल अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो जो ही सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयनों की मिकदार में कमी आएगी, तो ये NH4OH के जो मालिक्यूल अनआयोनाइज्ड हैं, ये आयोनाइज होकर OH नेगेटिव आयनों की मिकदार को पूरा कर देंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन की जो pH है वो मेंटेन रहेगी। और इसी तरीके से अगर आप सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयनों की मिकदार बढ़ाते हैं, यानी सॉल्यूशन में आप NaOH डाल देते हैं, यानी व्हेन NaOH इज एडेड टू द बफर सॉल्यूशन, तो ये NaOH सॉल्यूशन में पहुंचकर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में कन्वर्ट होगा। और ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये सॉल्यूशन में मौजूद NH4 आयनों के साथ मिलकर अनआयोनाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मालिक्यूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयन इजाफी आए थे, ये अमोनियम आयनों के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मालिक्यूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयनों की मिकदार इस तरीके से नहीं बढ़ेगी और सॉल्यूशन की जो pH है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी। इस वीडियो का पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये सुनने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और बफर्स को मुकम्मल समझने के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें और उसको समझें। और पार्ट 2 के लिए लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।